हाँ भाई, क्या हाल है? वैसे तो हर एपिसोड में हम लोग बड़े बड़े चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। देश में चल रहे इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसको एनालाइज भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2-4 किस्से ही सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे किस्से कि कुछ किस्सों को सुनकर आपको बहुत रोना आ सकता है। इसलिए मित्र, तुम अपने पास स्नैक्स और टिश्यू दोनों ही रख लो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम कॉपी नहीं करते किसी का स्टाइल, हम बस एडिट करते हैं। किस्सा नंबर 1। मैं कुछ ऐसे ही फर्स्ट या सेकंड क्लास में था। हमारी सोसाइटी में एक अंकल आंटी नए नए शिफ्ट हुए थे। उनका एक बेटा था जो कि मेरे से काफ़ी बड़ा था एज में, और एक बड़ी बेटी भी थी। होता क्या था कि हर रोज़ रात में उनके यहाँ से भयंकर लड़ाई की, मारपीट की आवाज़ें आती थी। कभी हस्बैंड वाइफ की तो कभी दोनों भाई बहनों की लड़ाई की। एक बार पता चला था कि अंकल ने अपनी वाइफ का सर ही गैस के चूल्हे पर रख दिया था। कई बार सोसाइटी वालों ने कंप्लेंट करी, उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन भाई साहब उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ और एंड में उन्हें सोसाइटी छोड़कर जाना पड़ा। ये तो हुआ एक कपल का किस्सा। अब एक दूसरा किस्सा एक लड़के और उसकी मम्मी का सुनाता हूँ। अभी पिछले साल मेरे कजिन ने बताया कि गांव में 35 साल का एक आदमी शराब पीकर अपनी वाइफ को बुरी तरीके से पीट रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ को दिखता नहीं था और शायद उसने कुछ सामान नीचे गिरा दिया था। और सोचो, लड़के के पापा भी नशे में वहीं बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने लड़के को रोका नहीं। अब क्या हुआ कि जब लड़के की मम्मी ने देखा कि वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा और बहुत बेरहमी से मार रहा है, तो वो उसे रोकने गई। लेकिन जब वो अपने लड़के को रोकने गई तो वो इतना नशे में था कि उसने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया। हल्की सी तो थी, बूढ़ी सी। उसने उठाया और उठा के सीढ़ियों पे जोर से पटक दिया। उनकी बैकबोन टूट गई और अब बस वो पड़े पड़े मरने का वेट कर रही हैं, क्योंकि ना तो चल पाती हैं और ना ही उठ पाती हैं। अब सुनाता हूँ अगला किस्सा। मैंने अपना कॉलेज हिमाचल से किया है, पहाड़ों से। तो उसके पास एक गांव में हम 3 कॉलेज के दोस्त एक साथ ही रहते थे। कॉलेज के बाद अक्सर हम लोग एक अंकल की दुकान पे चाय पीने, कोल्ड ड्रिंक पीने चले जाते थे। अंकल आर्मी से रिटायर्ड थे तो बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक बार तो उन्होंने ऐसा किस्सा सुना दिया कि सब लड़कों में से कुछ जोर से फटने की आवाज आई। उन्होंने बताया कि ये जो फलाना आदमी है ना, ये जो अभी सामने से निकल के गया है, इसने अपनी पहली वाली वाइफ को जिंदा जला दिया था, और ये बात पूरे गांव को पता थी। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली और 3 बच्चे भी हो गए। बस एक और किस्सा। मेरी एक कॉलीग थी, मेरे से कम एज की थी, ऐसी होगी कुछ 23-24 साल की। बाकी इंटेलिजेंट तो वो थी, लेकिन अक्सर वो बीच बीच में हफ्ते हफ्ते भर की छुट्टी ले लेती थी। उसके कॉलेज का दोस्त मेरे बगल में ही बैठता था। उसने एक बारी बताया कि बड़ी परेशान सी रहती है वो। एक दिन लंच के बाद सडनली ऑफिस में जोर जोर से गॉसिप होने लगी। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता था कि हुआ क्या, लेकिन ये समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा तो हुआ है। शाम को पता चला कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली है। अच्छे कॉलेज से थी, अच्छी जॉब थी, एज के हिसाब से सैलरी भी ठीक ठाक थी। पता नहीं क्या हुआ। आजकल हालत इतनी बुरी है कि घर से बाहर अगर निकल जाओ तो कोई ना कोई लड़ता हुआ मिल ही जाता है, वो भी जरा जरा सी बातों पे, कि तूने गाड़ी कैसे रगड़ दी, तूने मेरे पे जो कैसे मारा, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी कर देगा, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं? अबे मार मार के नारंगी कर दूंगा, चले जा सीधे। भाई मानना पड़ेगा कि आप लोग सच में अच्छे इंसान हो, तो अभी तक वीडियो देखने के लिए रुके हुए हो। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं आपके साथ आज ये डिस्कस करूंगा कि भैया जी, ये लोग इतने डरावने और दर्दनाक हादसों को कैसे बिना किसी इंसानियत के बिल्कुल निर्दयी होके अंजाम कैसे देते हैं। कैसे 2 लोग एक आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रम में भर दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा पति समाज डरा हुआ है। मेरठ हत्याकांड में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे एक भाई अपनी बहन को चाकू से बिल्कुल गोद देता है तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाती। मुरादाबाद में इंजीनियर बहन को चाकू से 84 वार करके मौत के घाट उतारने वाला भाई। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि हमारी मीडिया कंपनीज इस तरह के वीडियोस लूप में चलाती रहती हैं। आप बता सकते हो कि ये जो किस्से मैंने अभी आपको सुनाए, इनमें जो कुछ भी हो रहा था उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कि उस आदमी को अपनी वाइफ से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, वो उसे रोज मारता था? उस लड़के को अपनी माँ से इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम थी कि उसने उसे उठा के पटक दिया? और उस छोटी सी लड़की को क्या प्रॉब्लम थी कि उसने सुसाइड ही कर ली?
तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसी बात को समझने के लिए बनाया गया है कि लोग कभी कभी अपने घर वालों, अपने माता पिता के साथ, कभी अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ और सबसे बड़ी बात अपने खुद के साथ ऐसे बिहेवियर करते ही क्यों हैं जो दूसरों को या खुद को चोट पहुंचाए। तैयारी के लिए दबाव बनाने से नाराज एक बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके रीजंस बताता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सारे रीजंस लॉजिकल लगे कि नहीं। दरअसल ये सारे किस्से इंडिया के मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लाइव एग्जांपल्स हैं, जो कि बचपन के ट्रॉमास से, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से और बचपन में बुरे माहौल में पलने की वजह से होते रहते हैं। ये सारे एक तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन मेंटल ना कि फिजिकल। अब कायदा तो ये कहता है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आपको उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को ना तो कभी एक्नॉलेज करते हैं और ना ही उसके बारे में बात करते हैं, तो उसका इलाज कराने की बात तो अब जाने ही दो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% से 92% लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज का इलाज ही नहीं मिलता। इसका नतीजा ये होता है कि बचपन के ट्रॉमास, काम की फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी का प्रेशर की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जो अक्सर हिंसा यानी कि वायलेंस, गाली गलौज, झगड़ा और कभी कभी सुसाइड पे जाकर खत्म होते हैं। ये सारे ही इंसिडेंट्स सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एम्पैथी की कमी की वजह से होते हैं, कभी दूसरों के लिए तो कभी अपने लिए। सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान के सोचने, फील करने और दूसरों के साथ बिहेव करने का तरीका एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसे इंसान का नेचर बहुत ही रिजिड हो जाता है। इसमें इंसान अक्सर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है या दूसरों के लिए एम्पैथी बिल्कुल खत्म हो जाती है। सामने वाले को कितनी भी तकलीफ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यंग लोगों के सुसाइड केसेस इतने ज़्यादा जो आ रहे हैं, उसके सबसे बड़े रीजंस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, सोशल स्टिग्मा और बुरा फैमिली इन्वायरमेंट है। क्वार्टर लाइफ क्राइसिस मीन्स 20 से 30 साल की एज में यंगस्टर्स को जो मेंटल स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। इस टाइम पे यंगस्टर्स को अपने करियर, रिलेशंस और फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या मैं कभी बड़ा बन पाऊंगा? क्योंकि हम जब अपने आसपास के लोगों को सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल देखते हैं तो प्रेशर और बढ़ जाता है। और सोशल स्टिग्मा वो डर या शर्म है जो हमारा समाज मेंटल हेल्थ इश्यू से लड़ रहे लोगों पर थोप देता है। हमारे भारत महान में आज भी मेंटल हेल्थ को पागलपन से जोड़कर देखा जाता है। और आप जानते हो क्यों? आप बताओ, आपने सबसे पहले पागल कहाँ देखे थे? नहीं याद? मैं याद दिलाता हूँ, बॉलीवुड मूवीज में फनी, स्टूपिड, डम और बेइज्जती कराने वाला इंसान पागल दिखाया जाता था। बरसों से पागल हूँ। इसके कपड़े फटे हुए हैं और हमारे दिमाग में अनजाने में ये बैठा दिया गया कि मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू मतलब इंसान पागल हो चुका है। अभी ये इंसान तो कोई नहीं बनना चाहता जो पागल हो, तो वो किसी से शेयर ही नहीं करता है, क्योंकि ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही किसी ने सिखाया कि कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, जिसकी वजह से लोग मदद मांगने में हेजिटेट करते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एक बुरा फैमिली इन्वायरमेंट। बोल के तू गलत नहीं, बोल के तू गलत नहीं। घर में लड़ाई झगड़े होते रहना या फिर हेल्दी और केयरिंग रिलेशंस ना हो तो भी मेंटल डिस्टर्बेंस होती ही है। भाई, एक इंसान अपनी फैमिली में अगर अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा? आप इस बात को समझ लो कि आज की डेट में इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी लगभग 10 से 11% लोग किसी ना किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और अगर इसमें उन लोगों को भी जोड़ दिया जाए जो शराब और स्मोकिंग की लत से जूझ रहे हैं तो ये डेटा 22% तक पहुंच जाता है। दोस्त, इसका सीधा मतलब ये है कि 100 में से 22 लोग बीमार हैं लेकिन अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। अब देखो, ये सवाल तो काफी जेन्युइन है कि लोग इलाज करा क्यों नहीं रहे। लोग पागलपन में, गुस्से में बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं जिनका उन्हें खुद भी बाद में बहुत रिग्रेट होता है, लेकिन वो फिर भी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढते हैं। क्यों? पहला रीजन, हमारे देश में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं ही नहीं, और जो थोड़े बहुत हैं भी वो भी लोगों की पहुंच से बाहर हैं। हम बस लगे हैं चिल्लाने में कि हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है
और तो और जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इंडिया में टोटल हेल्थ बजट का 1% से भी कम हिस्सा मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट किया जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर पूरे इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए तो मेंटल हेल्थ पर सिर्फ 1000 रुपए ही खर्च किए गए। जिन कंट्रीज से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, वहां पे ये हेल्थ बजट का 5% से 10% के बीच होता है, लेकिन हमारे इंडिया में कितना है? 1%। कोई बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मान लो कि हमने बढ़िया बढ़िया हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बना दिए, अब लेकिन उस पर चलने वाले इंसान का मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है, तो वो कितने दिन ही उस एक्सप्रेसवे पे चलेगा? अगर ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुआ तो किसी दिन या तो खुद ही किसी से टकरा जाएगा या फिर किसी और को टक्कर मार देगा। हम लगे हैं एआई का ढोल पीटने में, मार बुलाए पड़े हैं सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन को कि ये इंडिया में एआई सेंटर्स बनाएंगे। तो आप मेरे को ये बताओ कि मेंटली डिस्टर्ब लोग काम कर लेंगे उसमें? हम लगे हैं महिला सशक्तिकरण की बात करने में, वुमेन एम्पावरमेंट। आप बताओ कि है महिलाएं सेफ इंडिया में? In just a moment, being assaulted in broad daylight. They are fighting because of some issue that spa owner has. और जिन लोगों की वजह से ऐसा है, आपको क्या लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है? जागो भाई जागो। आज दिल्ली में लगभग 3.5-4 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ साइकाइट्रिस्ट कितने हैं? लगभग 300 के आसपास। हो जाएगा इलाज 3-4 करोड़ लोगों का। और जब दिल्ली का ये हाल है, जबकि ये जो देश की राजधानी है, तो रूरल एरियाज की बात तो अब जाने ही दो। वहां तो अभी भी लोग इस चीज को बुरी आत्माओं का साया मानते हैं और बस झाड़ फूंक के काम चलाते रहते हैं। मारी थी मुझे, क्या गलती क्या था मेरा? क्या आँख खोल के बात करना तो मैं तुझे खा जाऊंगी। दूसरा रीजन है समाज में कलंक, लेबल लगने का डर और अवेयरनेस की भारी कमी। दरअसल बात क्या है कि मेंटल हेल्थ को लेकर सोसाइटी में आज भी कई गलतफहमियां और डर लोगों में बसे हुए हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि मेंटली इल इंसान खतरनाक होता है और वो कुछ भी सोच समझ नहीं सकता और सही डिसीजन भी नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो उस इंसान को सोसाइटी के लिए डेंजर घोषित कर देते हैं कि भैया तो पागल है, से दूर रहना, इसको एक अकेले कमरे में बंद कर दो, इसके हाथ पैर बांध दो ताकि भाग ना पाए, और जाओ फकीर बाबा को बुला के लाओ, अब वही ठीक कर पाएंगे इस इंसान को। तुम लोगों में से कभी किसी ने फकीर बाबा को देखा है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा हमें। एआई और फकीर बाबा दोनों ही इंडिया में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। छोटे शहरों के लोग दिन में तो मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए एआई का यूज करते हैं और शाम को फकीर बाबा को बुला लाते हैं। तीसरा रीजन है आज के यूथ पर प्रेशर। इंडिया में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन में स्पेशलिटी रखने वाले मेजर एजुकेशनल हब कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के केसेस हर रोज आते ही रहते हैं। इनके आगे कूदकर कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर। कोटा के तलवंडी में एक बार फिर एक कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है और यही मकान है जहां पर जो है पार्श्वनाथ विहार में किसी बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कोटा में 2023 में स्टूडेंट सुसाइड के 32 केस आए, जिनमें से ज्यादातर विक्टिम्स 18 साल से कम एज के स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं। नए नए घर से बाहर निकले होते हैं, बात करने के लिए कोई मिलता नहीं है, प्रेशर बढ़ता रहता है लेकिन किसी को बता नहीं पाते हैं, ये सोच के कि बताएंगे तो ये लगेगा कि इससे हो नहीं पा रहा है। जबकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो जो चाहेगा वो अचीव कर लेगा। भाग मिल्खा भाग मूवी में आपने देखा होगा कि जब उसकी पैरों में कीलें ठोक दी जाती है ना, तो वो बड़ी मुश्किल से लहू लोहान होकर अपनी रेस पूरी कर पाता है। आपको नहीं लगता कि अगर उसकी पैरों में कील नहीं ठोकी गई होती तो वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाता? बस ऐसा ही मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ है, ये आपके पैरों में कील की तरह ठुके हुए हैं। 2015 और 2024 के बीच कोटा में कम से कम 127 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, और रीजन हाई एकेडमिक प्रेशर, इंटेंस कंपटीशन, फ्रीक्वेंट एग्जाम्स और हाई रैंक्स अचीव करने का प्रेशर। लेकिन ये सब शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। आज के टाइम पे कितने स्टूडेंट्स उनकी वजह से उनके माता पिता पर पड़ रहे हो फाइनेंशियल बर्डन के बारे में सोच के खुद को कोसते रहते हैं, खुद को गाली देते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों ने तो नकली टॉपर्स भी दिखा दिए और बोल दिया कि अगर इसने गिव अप नहीं किया तो हमारे यहाँ से तो बच्चे निकलते ही हैं, हमारे तो सेलेक्ट होते ही हैं। अब बच्चे को लगने लगता है कि कहीं मैं ही तो गधा नहीं हूँ, और बस कितनी कहानियां खत्म हो जाती हैं। उसके बाद 25 साल की एज में क्वार्टर लाइफ क्राइसिस और करियर को लेकर एग्जिस्टेंशियल वरीज तो नॉर्मल बात है।
बीजेपी सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई बड़ी स्कीम्स और इनिशिएटिव शुरू किए जिनका उद्देश्य महिलाओं को फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को सुधारने की बात की जा रही है और गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस हो रहा है। उज्ज्वला योजना के थ्रू धुएं से मुक्त जीवन देने के लिए फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। मुद्रा योजना, लखपति दीदी वगैरह वगैरह, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि इंडिया में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सुसाइड करने वाली महिलाओं की संख्या ऑलमोस्ट डबल है। रीजन डोमेस्टिक वायलेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रीडम और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी महिलाओं के मेंटल हेल्थ को बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। अच्छा, इन सब मुद्दों पर तो फिर भी लोग कभी कभी बात कर लेते हैं, लेकिन शहरों की भागदौड़ में फैमिली टाइम ना मिलने और ज्वाइंट फैमिलीज के टूटने की वजह से बुजुर्गों में अब अकेलापन और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अभी डिमेंशिया के मरीजों की संख्या करीब 90 लाख है, जिनके 2030 तक दुगने तक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन इन पर अभी बातचीत होना बाकी है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में जबरदस्त तरीके से डॉट्स कनेक्ट हो चुके होंगे। असली प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझ आ चुका होगा। हमने समझ लिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट और एआई की बातें तब तक यूजलेस हैं जब तक इंसान का दिमाग सही कंडीशन में नहीं है। तो अब हम इस वीडियो को ले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ताकि आप लोगों को सिर्फ समस्या ही ना दिखे बल्कि एक रास्ता भी मिले। अक्सर डॉक्टर जल्दबाजी में सिर्फ 3 से 10 मिनट में मरीज को देखते हैं और सीधे भारी भरकम दवाइयां लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। और जल्दबाजी में तो हमेशा वो रहते ही है, जबकि साइंस ये कहता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ केमिकल लोचा नहीं है जिसे गोली से ठीक किया जा सके। इसके लिए बायो साइको सोशल मॉडल की ज़रूरत है, यानी दवा के साथ साथ बातचीत, बोले तो थेरेपी, परिवार का सपोर्ट और आसपास के माहौल को अच्छा बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है और ना इस बात को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। और स्टूडेंट सुसाइड वाले केस में हमें बच्चों को प्लान बी की इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यही थोड़ा ना सब कुछ है, कुछ और कर लेंगे। दरअसल प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें सक्सेस के कुछ गिने चुने रास्ते ही बताए गए, जैसे आईआईटी हो गया, यूपीएससी हो गया, जिसकी वजह से बच्चे सोचते हैं कि इसमें नहीं हुआ मतलब अब जिंदगी बेकार हो चुकी है। तो दोस्त, अब हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि यही 2-4 चीज़ें ही सब कुछ नहीं है और हारना या रुकना कोई पागलपन नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा बस डिग्री के पीछे भाग रहा है उसके पास कोई आर्टिस्टिक स्किल हो जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके या ज़्यादा अच्छी लाइफ जी पाए। जब हम सोशल सेफ्टी नेटवर्क की बात करते हैं ना, तो हमें ये समझना होगा कि गांव और शहर दोनों ही जगहों पर हमारा सोशल स्ट्रक्चर बुरी तरह से टूट रहा है। शहरों में बढ़ती भागदौड़ और जॉइंट फैमिलीज के टूटने की वजह से आज बुजुर्ग सबसे ज़्यादा डिमेंशिया जैसे याददाश्त और पहचान की कमी और अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सोशल कैपिटल यानी वो पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार जिनसे हम अपने मन की बात शेयर करते थे, अब वो नहीं रहे हमारे पास। आज हमें ऐसी कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स की सख्त ज़रूरत है जहां लोग बिना सोशल स्टिग्मा यानी कि किसी भी तरह के कलंक के डर या जज होने के डर की चिंता किए बिना अपनी बात एक दूसरे को बता सकें। अगर गांव के इलाकों की बात करें तो वहां आज भी मेंटल इलनेस को झाड़ फूंक और फकीर बाबा के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। इसका असली गेम चेंजर सोल्यूशन शायद ये हो सकता है कि हम आशा वर्कर्स को मेंटल हेल्थ की बेसिक ट्रेनिंग दें, ताकि वो साइंस और अंधविश्वास के बीच डिफरेंस बता सके लोगों को और दबी हुई फ्रस्ट्रेशन को सही समय पर पहचान कर उन्हें डॉक्टरी इलाज तक पहुंचा सकें। तो आज की चर्चा को बस यहीं विराम देते हैं, लेकिन वीडियो के अंत में मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है और वो ये कि अब हमें सोसाइटी में एक्टिव लिसनर बनने की ज़रूरत है। अगली बार जब आपका कोई दोस्त गायब हो जाए, भाई या कॉलीग बिना किसी वजह के हफ्ते भर की छुट्टी ले ले या आपको दिखाई न दे या चिड़चिड़ा व्यवहार करे, तो उसे लेजी या बदतमीज़ कहकर लेबल करने के बजाय बस एक बार प्यार से पूछ लेना कि भाई सब ठीक तो है। यकीन मानिए, आपका ये एक छोटा सा कदम किसी को सुसाइड जैसे बड़े कदम से रोक सकता है। याद रखिए कि मेंटल हेल्थ की पूरी लड़ाई असल में अपनी खोई हुई डिग्निटी, कंट्रोल और पर्पस को वापस पाने की एक लंबी जर्नी है। अपनी और अपनों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक दिमागी तौर पर हम हेल्दी नहीं होंगे तब तक ना तो हम अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाएंगे और ना ही उस गोल को अचीव कर पाएंगे जो हम डिजर्व करते हैं। याद रखिए, मेंटली अनवेल होना कोई शर्म की बात नहीं है। बीमारी को छिपाना और खुद को खत्म करना शर्म की बात है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।